अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड पार्ट 2। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ कंट्रोल, कॉलोनी के हवाले से पढ़ेंगे, एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इनको बारी बारी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़ कंट्रोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ड्रग थेरापी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर से मुराद है हिफाजती तदाबीर कि बियोलॉजी जो है हमें मुख्तलिफ जर्म्स के ख़िलाफ़ क्या करती है, जो कि बीमारियां फैलाते हैं, हिफाजती तदाबीर बताती है, हिदायत बताती है। ठीक है। बियोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट्स, ऐसे जर्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है जो कि बीमारियां फैलाते हैं और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ट्रांसमिशन, कि वो फैलते किस तरह हैं, ये भी सारा मालूमात देती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। ये कैसे फैलती है? स्प्रेड बाई फ्री सेक्सुअल कंटेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सिरंज, मतलब आलूदा सिरंजों से। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? वो एक वायरस है जिसको HIV कहते हैं। HIV से क्या मुराद है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये इंसान के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम को ख़त्म कर देता है। इसके बाद कौन सी बीमारी है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कैसे फैलता है? ये भी एक वायरस से फैलता है जिसको H वायरस कहते हैं, या इसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस H वायरस। ये कैसे फैलता है? स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड सिरंज, आलूदा सिरंजों से फैलता है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है। जो कि इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? जो कि अस्पताल में ऑपरेशन के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके बाद है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ इनाकुलेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ इनाकुलेशन ऑफ वैक्सीन, के बॉडी के अंदर वैक्सीन दाखिल करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। तो वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन एज ए डेड और इनएक्टिव जर्म। ठीक है ना। वैक्सीन क्या है? या तो मुर्दा या इनएक्टिव जर्म, ऐसे जर्म जो इनएक्टिव हों, जो बीमारी ना फैला सकते हों, कमज़ोर हों, इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ये बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीन क्या है? एक डेड या इनएक्टिव जर्म है। ठीक है ना। जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल की जाती है, जो कि बाद में बॉडी उसके ख़िलाफ़ क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन ख़ास केस के प्रोड्यूस करती है, जो इनको भी किल कर देती है और नए जो जर्म जो अटैक कर रहे होते हैं बीमारी वाले, उनको भी ये क्या कर देती है? किल कर देती है। इसके बाद इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? इम्यूनाइजेशन से मुराद है डिवेलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एज ए रिज़ल्ट ऑफ वैक्सीन। ठीक है ना। वैक्सीन के बदले में जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बदले में जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई थी, ठीक है ना, वो एक तरह की इम्यूनिटी जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है उसको बढ़ा देती हैं। ठीक, इसलिए हम कहते हैं डिवेलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एज ए रिज़ल्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? पोलियो है, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, मेज़ल्स हैं, खसरा, मम्प्स, कान पेड़े, ये क्या करती हैं? कंट्रोल बाई वैक्सीनेशन। इनको वैक्सीन से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। एडवर्ड जीनर जो है एक साइंटिस्ट था, उसने 1975 के अंदर सबसे पहले वैक्सीन को दरियाफ्त किया था। कहाँ पे दरियाफ्त किया था? उन्होंने काउपॉक्स एक बीमारी थी उसके पस सेल से। ठीक है ना। काउपॉक्स क्या थी? एक बीमारी थी, काउपॉक्स, उसके पस सेल, पीप वाले सेल से उसे क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब काऊ को, अब वैक्सीन की टर्म कैसे दरियाफ्त हुई थी? काऊ जो है गाय, इसको लेटिन वर्ड में, लातीनी ज़बान में वैका कहते हैं। अब बीमारी जो थी ये काऊ को थी, उसको पास थोड़े थोड़े वो पास वाले सेल पाए जाते थे, पी पड़ गई थी, तो उसी से
उनके मुर्दा जरासीम से ही उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन तैयार की थी तजर्बात करके, ठीक है ना। तभी से उसी काऊ ही से वैका लफ्ज़ से ही क्या निकल आया, टर्म वैक्सीनेशन निकल आई, ठीक है ना। अब इस वजह से वैका से हम क्या करते हैं, वैक्सीन और वैक्सीनेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब वैक्सीन क्या करती है, मेक द पीपल इम्यून अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, ठीक है ना। वैक्सीन का मेन का काम होता है, ये लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम देती है, किन के ख़िलाफ़, वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, मतलब जो वायरस से बीमारियां होती हैं वबाई, और बैक्टीरिया से जो वबाई बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ ये मुदाहमा देती है। अब साइंटिस्ट क्लेम कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि वैक्सीन के ज़रिए हमने स्मॉल पॉक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। क्लेम दैट वैक्सीन टोटली एलिमिनेट द स्मॉल पॉक्स जो है ना अब कहीं भी नहीं पाई जाती। कोई एक आध 100 में से कोई एक आध मरीज़ इसका आता है, लेकिन वो कहता है कि टोटली तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आगे है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी, ठीक है ना। ड्रग ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, ड्रग देना, मेडिसन के ज़रिए ट्रीटमेंट करना, ठीक है। जीन थेरापी किसे कहते हैं, जीन के ज़रिए ट्रीटमेंट करना। ड्रग थेरापी में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं। एंटीबायोटिक्स कैसे कहते हैं, एंटी से मुराद है खिलाफ, बायोटिक से मुराद है जानदार, मतलब जो मैक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनके ख़िलाफ़ जो मेडिसन है, ड्रग है जो एक्ट करती है, उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अमल करती हैं एंटीबायोटिक्स, और तब तक अमल करती हैं जब तक वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर लेते, ठीक है ना। यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया कैन बी गिवन व्हेन बैक्टीरिया नॉट डेवलप रेजिस्टेंस। रेडियोथेरापी क्या होती है, रेडियोथेरापी कहते हैं ये रेडिएशन देने का तरीका होता है जो कि कैंसर में इस्तेमाल होता है। यूज्ड अगेंस्ट कैंसर, रेडिएशन पास की जाती हैं कैंसर सेल को, और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये डिवाइडिंग जो सेल होते हैं उनको तबाह कर देती है। और कैंसर क्या होता है, कैंसर से मुराद है कि हमारे बॉडी के या जानदारों की बॉडी के किसी भी हिस्से पर सेल की अनकंट्रोल डिवीजन होना शुरू हो जाती है, जो कि इस तरह बढ़ते रहते हैं, तादाद में बढ़ते रहते हैं, और वहाँ पे ट्यूमर या रसोली वगैरह बन जाती है, वो कैंसर सेल कहलाते हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये रेडियोथेरापी इस्तेमाल की जाती है। आगे है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी किसे कहते हैं, कैंसर के इलाज के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है, कीमोथेरापी कहलाता है, ठीक है। आगे है जीन थेरापी। जीन थेरापी किसे कहते हैं, जीन थेरापी से मुराद है जीन का ट्रांसफ़र करना, या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव जीन, आइसोलेशन ऑफ नॉर्मल जीन इंसल्टेड इनटू द होस्ट सेल थ्रू ए बोन मैरो। अब इससे ज़्यादातर जो विरासती बीमारियां होती हैं जो आबा अजदाद से मिलती हैं, उनके इलाज के लिए क्या किया जाता है, जीन थेरापी की जाती है। जो ख़राब जीन होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, उसको या रिपेयर कर दिया जाता है, या उसकी जगह कोई नॉर्मल जीन इंसल्ट कर दी जाती है, ठीक है। इसको हम जीन थेरापी कहते हैं। ये ज़्यादातर बोन मैरो का तरीका है। मिसाल के तौर पर थैलेसीमिया की एक बीमारी है जो कि जीन थेरापी से होती है, जिसमें डोनर का जो बोन मैरो है वो पेशेंट के बोन मैरो के अंदर, उसके अंदर स्पाइनल जो बाहर रीढ़ की हड्डी है इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल वाली जीन होती हैं। तो जो मरीज़ होता है थैलेसीमिया का उसके ख़राब जीन होते हैं, और जो सेहतमंद होता है बोन मैरो वो उसकी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह नॉर्मल जीन जो है ना वो डिफेक्टिव जीन की जगह ले लेती हैं, और इस तरह बीमारी का इलाज हो सकता है। इसके बाद है अहम टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग किसे कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम कापी बनना सेल की या आर्गन की बनाने का जो अमल होता है वो क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। ये क्लोनिंग हम क्यों करते हैं, फॉर यूजीनिक एम्स, ठीक है ना, शाही मकासद के लिए, कि ये हमारा जो म्यार ज़िंदगी है वो बढ़ जाए। पैसा कमाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के जानवर या पौधे उगवाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है।
क्लोनिंग क्या होती है? क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल होता है या ऑर्गेनिज्म होता है। क्लोन इज़ नॉट नेचुरली, ये कुदरती प्रोसेस नहीं है, ये मसनूई प्रोसेस है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से जानवरों में या पौधों में करवाते हैं और अपनी मर्ज़ी के खसूसियत वाला जानवर या पौधा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोनिंग की हिस्ट्री जानते हैं कि इसको 1997 के अंदर स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने शीप को क्लोन किया था, जिसे डोली कहते हैं, उसके ऊपर कामयाब तजर्बा किया था। ठीक है, इसमें दो प्रोसीजर हैं, दो इसके टाइप्स हैं क्लोनिंग की। पहला कौन सा है? ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में क्या होता है? इसके अंदर क्या किया जाता है? एक फर्टिलाइज एग होता है, उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है ना, और इसके बाद एक दूसरा नॉर्मल जो फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म होता है, उसके सेल से भी न्यूक्लियस रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल सेल वाला है, उसका जो न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज एग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, और इनको इम्प्लांट किया जाता है वोम्ब के अंदर, मतलब बच्चेदानी के अंदर। दोबारा सुने कि फर्टिलाइज एग जो है उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है, और एक और नॉर्मल सेल जो कि अनफर्टिलाइज होता है, जो पूरे जानदार का, तो उससे भी न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है, और उस फुली डेवलप सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो फर्टिलाइज सेल के अंदर लगा दिया जाता है, और उनको पलने के लिए, न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए वोम्ब के अंदर, किसी और जानवर की वोम्ब के अंदर उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह जो भी जानदार पैदा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल सेल जो हमने डाला था बिल्कुल उसी की कॉपी होगा। अब डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको सही समझ आएगी कि ये डोनर सेल है, डोनर जानदार है। ठीक है, इसकी हमें क्या चाहिए? खसूसियात वाला जानवर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज एग है, इससे न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, और एक और जानदार है जो फुली डेवलप है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इस फर्टिलाइज वाले सेल में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया है, और इसको दोबारा ग्रो करवाते हैं वोम्ब के अंदर, दोबारा उसी भेड़ के अंदर कि उसकी बच्चेदानी के अंदर ग्रो करवाते हैं, और इससे जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल इस खसूसियात वाला होगा। ठीक है, हमें इस खसूसियात वाला चाहिए था, तो इस खसूसियात वाला, तो हमने क्या किया? फर्टिलाइज एग को ढूंढा, और इस जैसा जो इसका जो एग है उसमें से न्यूक्लियस निकाल कर हमने फर्टिलाइज एग में डाल दिया, और इससे ये क्या हुई? डोली पैदा हुई। ठीक है, ये बिल्कुल इस खसूसियात वाली शीप है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। इसके बाद है एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग में क्या होता है? डिवीजन ऑफ सिंगल एम्ब्रियो इनटू 2 और मोर एम्ब्रियोज। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक एम्ब्रियो को 2 में या ज़्यादा एम्ब्रियो में डिवाइड कर दिया जाता है, और उससे जितने भी जानदार बनते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल क्लोन होते हैं। उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग होती है वो आइडेंटिकल ट्विन्स होती है, उसमें दोनों के क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, दोनों पेरेंट्स के, वालदा और वालिद के। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो क्लोनिंग का तरीका कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक फर्टिलाइज एग है। ठीक है, इसको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, या इसको 3 में, 4 में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर इससे जो भी जानदार बनेंगे वो इनकी कॉपी होंगे, अपने पेरेंट्स की कॉपी होंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो क्लोनिंग। ठीक है ना, सिंगल एम्ब्रियो को, जाइगोट को 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसके अंदर जितने भी जानदार होते हैं, बनते हैं, क्लोन बनते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। लास्ट में है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्या करते हैं? रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का मयार जो है वो बढ़ा देती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड इन्वायरमेंट, ये माहौल को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं? ये आलूदगी फैला रही हैं। तो आलूदगी क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट
विद हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स। कंटेमिनेशन से क्या मुराद है? आलूदा होना माहौल का, किस वजह से? हार्मफुल एंड अनवांटेड, नुकसानदेह केमिकल से। वो क्या कहलाता है? आलूदगी कहलाता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं आलूदगी के? कि जितने भी इफ्लुएंट्स हैं, मतलब आलूदगी फैलाने वाले केमिकल्स हैं, वो कार्सिनोजेंस पर मुश्तमिल होते हैं, कैंसर फैलाने वाले मटेरियल पर मुश्तमिल होती हैं, हैवी मेटल्स पर मुश्तमिल होती हैं। वह हैवी मेटल्स किससे मिलती हैं? ऑटोमोबाइल, ये गाड़ियाँ वगैरह हैं। इसके अलावा क्रोमियम है, ये चमड़े की सनत टैनरीज वगैरह से होती हैं, ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है। लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स, काफ़ी सारी ज़िंदगी जो पानी में है या हवा में, खुशकी पर है, उसको ये क्या कर सकती हैं? आलूदा कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। ठीक है। कंट्रोल हम इसका किस तरह कर सकते हैं? कंट्रोल हम ज़्यादातर करते हैं बायो रिमीडिएशन से। ठीक है, बायो रिमीडिएशन से। बायो रिमीडिएशन किसे कहते हैं? रिमूवल आर ऑफ इन्वायरमेंटल पैल्यूटेंट्स बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, के माहौल में नुकसानदेह जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको किसी जानदार के ज़रिए कंट्रोल करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल करना, क्या कहलाता है? बायो रिमीडिएशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर एलजी है। एलजी क्या करती है? ये काफ़ी सारे हैवी मेटल्स को जो पानी में होते हैं उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको बायो एब्ज़ॉर्प्शन भी कहते हैं। इससे काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं आलूदगी की वजह से इंडेंजर्ड हो गई हैं। ठीक है। इंडेंजर स्पीशीज़ किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज़ जिनको नापैद होने का ख़तरा हो। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है आलूदगी की, उसे हम देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ओवर रिवर्स एंड कैनाल्स आर हैली पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा वो आलूदा हो चुकी हैं। सिटी सीवेज क्या है? उनमें मिक्स हो गया है। फ्रेश वाटर जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म हैं वो डिक्रीजिंग हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। फिश की पॉपुलेशन है वो तबाह हो रही है। लेड जो है वो ऑटोमोबाइल से खारिज हो रहा है और एटमॉस्फेयर के अंदर जमा हो रहा है। ठीक है। और इस तरह आलूदगी पूरी फैल रही है, जिसकी वजह से हमारी आब हवा ख़राब हो रही है, ओज़ोन लेयर जो है वो तबाह हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और लाइफ जो है, ये जो बायो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड कि बियोलॉजी जो है वो इंसान को, ह्यूमंस को क्या क्या फ़ायदे दे सकती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जो मेन हैं आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लांट प्रोडक्शन, इसके बाद प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स और फूड प्रिजर्वेशन। इनको बारी बारी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन में क्या है कि हम प्लांट की न्यू वैराइटीज़ ग्रो करवाते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वैराइटीज़ होती हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है। क्यों इम्प्रूवमेंट लाते हैं? ताकि उनकी यील्ड में, पैदावार में इजाफा हो सके और वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हों, बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ात भी रख सकती हूँ। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग। प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है कि हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग से अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करवा के क्या करते हैं, कोई बेटर वैरायटीज़ जो है ना वो ग्रो करवाते हैं। ठीक है ना। बाई सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोड्यूस न्यू बेटर वैरायटीज़। हम अपनी मर्ज़ी से जानवरों को, पौधों को ब्रीड करवा के, मेट करवा के न्यू बेटर वैरायटीज़ को ग्रो करवाते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का फ़ायदा क्या होता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हम डिज़ायर्ड करैक्टर को गेन कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी खसूसियत रखने वाला पौधा या जानवर हम हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ज़्यादा गोश्त चाहिए, हमें ऐसा पौधा चाहिए जो बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखता हो। ठीक है। तो हम उसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए मेटिंग करा के उसे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल क्या है इसकी? राइस, कॉर्न, चिकन और शीप। ठीक है। इनको मेटिंग करा के हम क्या कर सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से खसूसियात वाले जानवर और पौधे हासिल कर सकते हैं। पोल्ट्री ब्रीडर जो हैं
वो ब्रॉयलर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। क्यों प्रोड्यूस करवाते हैं? क्योंकि इनसे वो चीप और वाइट मीट हासिल करते हैं, सस्ता और वाइट मीट हासिल कर सकते हैं थोड़े से वक्त में। इसके बाद है टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग वैराइटीज़, कि ये जो वैराइटीज़ हैं जो हम ग्रो करवाते हैं उनको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्निक्स को देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर। ये वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम जो वैराइटीज़ हैं प्लांट या एनिमल वैराइटीज़, जिनको हम क्या करवा सकते हैं, इम्प्रूव करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, के जीन्स का दाखिल करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है। किसी बैरूनी सोर्स से जीन ला के किसी भी जानदार के अंदर मैनिपुलेट करना, दाखिल करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जीन्स ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड डिज़ायरेबल ट्रेट्स आर मैनिपुलेट। इसमें क्या होता है, ऐसी जीन दाखिल की जाती हैं पौधों में या जानवरों में जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसमें खसूसियात भी हों। तो ऐसे जीन ढूंढ के हम क्या करते हैं, उस जानवर के डीएनए में फ़िट कर देते हैं। अगर वो प्लांट है, ऐसा प्लांट जो कि जिसके अंदर हमने जीन दाखिल की है, वो बैरूनी जीन रखता है, तो उसको ट्रांसजीनिक प्लांट कहते हैं। अगर वो एनिमल है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीनिक एनिमल। इसके बाद क्लोनिंग है। क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म, के सेल की या जानवरों की एक जैसी कापियाँ बनाना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं, पैदा किए जा सकते हैं, प्रोपेगेट किए जा सकते हैं, किसके ज़रिए, क्लोनिंग के ज़रिए। इस तरह जिस तरह का हमें एनिमल चाहिए होता है तो उसी तरह की उसकी काफ़ी सारी कापियाँ बना सकते हैं। जिस तरह का हमें सेल चाहिए होता है हम उसकी सेल की कापी बना सकते हैं, किसके ज़रिए, क्लोनिंग के ज़रिए। इसके बाद क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? टिश्यू के ज़रिए किसको, जानदारों को, प्लांट्स को ग्रो करवाना टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाता है। रिप्रोडक्शन बाई ग्रोइंग टिश्यू, ये इससे ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं। फ्लैम टिश्यू के ज़रिए तजर्बे के साथ एक गाजर को ग्रो करवाया गया था। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसके बाद है केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। केमिकल इंसेक्टिसाइड में क्या है कि प्लांट पैथोजन जो हैं वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है, डिजीज़ काज करते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनकी मिसालें क्या हैं? उनमें फिंजाई हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, पेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, केमिकल के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, ठीक है, किल करते हैं। केमिकल कंट्रोल, वो उन पे हम मतलब केमिकल अप्लाई कर सकते हैं। वो केमिकल कौन से हैं? फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। फंजीसाइड कौन से होते हैं? जो फिंजाई के ख़िलाफ़ अगेंस्ट एक्ट करें। इंसेक्टिसाइड कौन से हैं? जो इंसेक्ट या पेस्ट के ख़िलाफ़ एक्ट करें, वो क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। बियोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? बियोलॉजिकल कंट्रोल से मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल करना। ये जो नुकसानदेह पेस्ट होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको किसी दूसरे जानदार के ज़रिए कंट्रोल करना बियोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। इससे वो कहते हैं बियोलॉजिकल कंट्रोल जो है ये एलिमिनेट हैज़ार्ड्स, ख़तरात को ख़त्म करता है। मतलब जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उससे आलूदगी फैलने का ख़तरा होता है, आप भी आलूदगी फैलने का ख़तरा होता है। लेकिन बियोलॉजिकल कंट्रोल से क्या होता है, ये आलूदगी के जो ख़तरात होते हैं ये बिल्कुल नहीं होते। अब पेस्ट कंट्रोल बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ये जो पेस्ट हैं, सुंडियाँ हैं, इंसेक्ट हैं, उसको किसी छोटे ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं कि ये जो वास्प होता है, भीड़ होता है, ये एफिड को खाता है। एफिड क्या है? एक छोटा सी कीड़ा है, सुंडी है, जो कि वैलनट ट्री के ऊपर अटैक करता है, अखरोट के दरख्त के ऊपर अटैक करता है। उनके पत्तों को ये क्या कर देता है, ख़राब कर देता है और उसके प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाता है। तो ये जो वैलनट ट्री के ऊपर एफिड होती है उसको वास्प खा जाता है। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, बियोलॉजिकल कंट्रोल के एक एग्जांपल है। तो जितने भी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम कहते हैं IDM। IDM से क्या मुराद है? यूज़ ऑफ ऑल
रेलिवेंट मेथड्स टू कंट्रोल डिजीज़। सारे जितने भी हम मुनासिब मेथड इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या कहलाता है? ADM, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एफर्ट दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, जो कि वैलेंट ट्री के पत्तों के ऊपर है, और ये वास्प दिखाई गई है जो इसको खा जाती है। इसे ये क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल की उम्दा मिसाल है। आगे है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक किसे कहते हैं? कि सैल जो है ये एक बहुत ही पेचीदा मीडियम है, कम्प्लेक्स मीडियम है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, हम ये नहीं देख सकते, ये नहीं जान सकते कि पौधे को कौन कौन सी खसूसियात, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सेल क्या है? बहुत ही पेचीदा मीडियम है। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है? ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये चेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्लांट को ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे चेक किए जाते हैं? वाटर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? वाटर के अंदर। अब दोबारा सुने ये बात कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कैसे है कि सेल कम्प्लेक्स मीडियम है, बहुत ज़्यादा पेचीदा मीडियम है। इसके अंदर हम ये नहीं जान सकते कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि हर इलाके की अपनी अपना सेल होता है, उसमें अपने अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। तो हम पौधों को जो है ना किस के अंदर? वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं, तो उनको चेक करते हैं, तो इनको पता चलता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो प्लांट्स को पानी के अंदर ग्रो करवाना किस के लिए? टू चेक न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो चेक करने के लिए पौधों को प्लांट्स के अंदर वाटर के अंदर ग्रो करवाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहलाता है। आगे लास्ट पे है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं? खुराक को महफूज करना, ठीक है। मेथड टू प्रिजर्व फूड, खुराक को महफूज करना। खुराक को महफूज करने का तरीका, लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। जो तरीका उसने डिस्कवर किया था उसका क्या नाम था? पास्चराइजेशन, ठीक है ना, जिसमें हीट को इस्तेमाल किया गया था खुराक को महफूज करने के लिए। हम खुश्क कर लेते हैं खुराक को, ठीक है, और खुराक को काफ़ी लंबे अरसे तक उसे क्या कर सकते हैं? महफूज रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम खुराक को फ्रीज भी कर देते हैं, उसको हीटा भी कर देते हैं, खुश्क भी कर देते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं? कि जानदारों के मुतालिब कोई भी सवालात जो किसी शख्स या इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछता है या उनके जहन में खुद ब खुद उभरते हैं। वो क्या सवालात हो सकते हैं? वो उनके स्ट्रक्चर के बारे में हो सकता है, फंक्शंस के बारे में हो सकता है, अपीयरेंस के बारे में हो सकता है, किसी उनके सिस्टम के बारे में हो सकता है। तो इनकी प्रॉब्लम जो भी होती हैं ऑर्गेनिज्म की, उनको जो सॉल्व किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स मुख्तलिफ स्टेप्स में डिस्कस किया जाता है। वो कौन से स्टेप्स हैं? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और लॉ के अंदर, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो कि बायोलॉजिकल मेथड में डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? कि 5 सेंसेस के ज़रिए, 5 जो हिस्से हैं उनके ज़रिए किसी भी चीज़ को बगौर देखना, मुशाहिदा करना, स्मेल से सूंघना, हेयरिंग से या टेस्ट से चखना, ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। 5 सेंसेस के ज़रिए, 5 हिस्सों के ज़रिए किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहिदा करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन सी होती है?
क्वांटिटेटिव ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसके अंदर उस चीज़ की क्वांटिटी बयान की गई हो या वेरिएबल बयान की गई हो, मतलब मिकदार के बारे में बताया गया हो, और जो क्या है मयारेबल भी हो, जिसको मापा जा सके, पैमाइश किया जा सके और उनको फिगर्स में भी लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर लीव जो है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर लॉन्ग ये क्या है, ये इनकी क्वांटिटी है, इसकी क्या है, क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ये लीव है, इसकी अगर हम लंबाई देखते हैं तो ये क्या है, अगर फ़र्ज़ के तौर पर 9 सेंटीमीटर है तो इसे हम कहेंगे ये इसकी ऑब्ज़र्वेशन है जो क्वांटिटी में है और इसका फिगर में भी बताया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। इसके बाद क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो मैयर ना किए जा सकें। वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैयर, मतलब उनकी मिकदारें जो हैं उनकी पैमाइश ना की जा सके और उसकी सिर्फ क्वालिटी बताई जाए, जिसमें उसको फिगर में ना लिखा जा सके, उसकी सिर्फ क्वालिटी बताई जाए, रंग, बू, खुशबू वगैरह ये चीज़ें, अपीयरेंस वगैरह बताई जाएं, जिसको मापा ना जा सके, वो क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पत्ता जो है ग्रीन है, ये उसके सिर्फ बज़ाहिर देख कर उसकी क्वालिटी बयान की गई है, रंग के बारे में बताया गया है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, बग़ैर तस्दीक की हुई, टेस्ट की हुई ऑब्ज़र्वेशन की जो वजाहत होती है, जो उसको हम वजाहत करते हैं, क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। उसे हम एक तरह का अंदाज़ा कह सकते हैं, किस चीज़ को हमने देखा है, उसके बारे में ये चीज़ हमें मिली है, तो उसके बारे में हम ऐसे ही फ़र्ज़ कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस जो है ये किस हालत में पाया जाता है, ऑर्गेनाइज और रिटन फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। हाइपोथेसिस किस तरह बनता है, हाइपोथेसिस जिस तरीके से बनता है उसे हम कहते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस भी दो तरह की होती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जब हम किसी आम बात से ख़ास बात की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, आम चीज़ से ख़ास चीज़ की तरफ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है। मतलब हम कोई ख़ास स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा करते हैं, वो क्या कहलाती है, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल क्या बनेगी कि ऑल बर्ड्स हैव विंग, जितने भी परिंदे हैं वो पर रखते हैं, ठीक है। इसी तरह स्पैरो भी क्या है, बर्ड्स है, तो फिर हम क्या नतीजा निकालेंगे इससे कि देन स्पैरो हैव विंग्स, स्पैरो हैव विंग्स। पहले हमने किसी बर्ड्स को मेंशन नहीं किया, ऑल बर्ड्स, मतलब हमने आम जनरल बात की है। फिर हमने स्पैरो की बात की है, हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर दिया है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गए हैं, तो हमने क्या मफरूज़ा निकाला है कि देन स्पैरोज हैव विंग, कि स्पैरो के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पर होते हैं। इसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जो एक ख़ास से आम की तरफ जाता है, ख़ास बात से हम आम जो है ना प्रिंसिपल जो है ना जनरेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, हम आम बात की तरफ जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं स्पैरोज है विंग्स एंड आर बर्ड्स, ठीक है। स्पैरो चिड़िया जो हैं उनके पर होते हैं और वो परिंदे हैं। इसी तरह ईगल है, हॉक है, पैरट है, क्रो है, ये क्या है, सारे परिंदे हैं। फिर इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं, वी कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि जितने भी परिंदे हैं वो पर रखते हैं, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ है कि हमने क्या बयान किया, इसमें हमने ये बयान किया है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव करते हैं। अब स्पैरो हमने नाम ले लिया है, मखसूस कर दिया है, ठीक है ना। फिर हम ऑल बर्ड्स की तरफ आए, हमने किसी और परिंदे का नाम नहीं लिया, तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। इसके बाद है कुछ साइंसदान क्या करते हैं, दूसरे वे भी अख्तियार करते हैं हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। वो कौन से वे हो सकते हैं कि हाइपोथेसिस को वो तश्कील देते हैं, इमेजिनेशन, तख़य्युल, ख़यालात वगैरह, कोई ऐसा ख्याल उभरता है वो एक तरह का हाइपोथेसिस होता है।
एस्थेटिक प्रेफरेंस, किसी के हुस्न जमाल को जांचना, ठीक है ना, हुस्न जमाल, ये क्या है, एस्थेटिक प्रेफरेंस। रिलीजियस आइडियाज़, मजहबी अकायद वगैरह, ठीक है, ये भी क्या करते हैं कुछ लोग हाइपोथेसिस से ड्रा करते हैं। कंपैरिजन, किसी भी चीज़ का, किसी एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ से मुआवजा करना, ठीक है, ये भी एक तरह है का हाइपोथेसिस ड्रा करने का तरीका होता है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पीछे जो हमने मफरूज़ा हाइपोथेसिस जो हमने पेश किया था उसको तजर्बे के ज़रिए साबित करना क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। साइंटिस्ट ट्राई टू फाल्सीफाई द हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट बियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जो हमने ड्रा किया था उसको वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इंक्रीज़, साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो जाता है अगर वो जो हाइपोथेसिस है गलत साबित ना हो सके, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेन एंड अगेन, हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है ताकि कहीं पे कमी तो नहीं रहेगी, क्या वाकई ये गलत तो नहीं है, ठीक है। हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है। जब हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, बार बार के एक्सपेरिमेंट पे वो सही साबित हो जाता है तो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है, ठीक है। थ्योरी क्या होती है, वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस विच कैन नॉट बी फाल्सीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वेल सपोर्टेड, जिस ऐसे हाइपोथेसिस जिनको काफ़ी सारे सपोर्ट हो और वो कई बार एक्सपेरिमेंट से फाल्सीफाइड साबित ना हुए हों, गलत साबित ना हुए हों, वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। एक अच्छी थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है, मतलब आगे वजाहत कर सकती है, पेशीन गोई कर सकती है किसी चीज़ की, और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है, जो भी आगे पीछे वाला फेनोमेना होता है उसकी वजाहत कर सकती है, ठीक है। आगे क्या है, साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ किसे कहते हैं, साइंटिफिक लॉ जो है ये यूनिफॉर्म होता है और इरिफ्यूटेबल होता है। इरिफ्यूटेबल से क्या मुराद है, जिसको रद्द ना किया जा सके, ठीक है, वो साइंटिफिक लॉ होता है। बार बार के एक्सपेरिमेंट से, टेस्टिंग से, मतलब जब थ्योरी को हम दोबारा टेस्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरी में भी गुंजाइश होती है, अगर शक बाकी रह जाता है कि ये थ्योरी गलत तो नहीं है, तो हम थ्योरी को बार बार क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो थ्योरी बार बार के टेस्टिंग से क्या हो जाती है, सही साबित होती है, तो वो क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बन जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके जहन में एक शक वाली सोच होती है। साइंटिस्ट हैव स्केप्टिकल अप्रोच, ठीक है, शक वाली सोच होती है, आया कि ये थ्योरी सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, तो इसके ऊपर वो क्या करते हैं, दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इफ़ कंटिन्यूसली सपोर्टेड बाई एक्सपेरिमेंट बिकम लॉ। जब वो मुसलसल एक्सपेरिमेंट से सही साबित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, लॉ कहलाती है, ठीक है। लॉ क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म से क्या मुराद है, कांस्टेंट, जिसको तब्दील ना किया जा सके। वो कौन कौन से लॉ हैं, हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, मेंडल्स के लॉ हैं, ठीक है। ये ऐसे लॉज हैं बियोलॉजी के अंदर जिनको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, ये कांस्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बियोलॉजी क्या होती है, इसकी रिलेटेड फील्ड्स और उन फील्ड्स की डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं बियोलॉजी के ऊपर कि बियोलॉजी क्या चीज़ है। बियोलॉजी जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ होती है, बायोस और लोगोस। बायोस से मुराद लाइफ या लिविंग थिंग्स, और लोगोस से मुराद स्टडी। तो इसको हम कह सकते हैं बियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है या स्टडी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और उनके दरमियान फ़र्क वाज़ेह करते हैं, और नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असरात डालती है, इफ़ेक्ट करती है, वो क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम स्टडी करते हैं लाइफ को, ज़िंदगी को। ज़िंदगी क्या है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत से साइंसदानों ने ज़िंदगियां गंवा दी हैं। तो हर साइंटिस्ट या फ़िलासफ़र इसकी अपने अपने तरीके से तारीफ़ करता है। फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी जो है वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ज़िंदगी क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि खसूसियात का एक ऐसा सेट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है, फ़र्क करता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। ज़िंदगी बायोलॉजिस्ट के मुताबिक क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि ऐसा सेट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये सेट जो है खसूसियात का, वो कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हो सकती हैं कि जो जानदारों और बेजान में फ़र्क वाज़ेह कर सकती हैं? पहला जो करैक्टर है या खसूसियात है वो ये है कि जानदार सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जानदारों में सेल पाया जाता है। इसके अलावा ये हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या खसूसियात है कि ये जीन्स रखते हैं, इनमें जीन्स पाई जाती हैं। पांचवी क्या खसूसियात हो सकती है कि इनकी जो बॉडी होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज होती है, बहुत ही पेचीदा तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, तरतीब पाती है, मुनज़्ज़म तरीके से इसके अंदर क्या होती है? तरतीब होती है, सेल अपने अपने तर्ज से जुड़े होते हैं। इसके बाद अगली इसकी क्या खसूसियात है कि जो जानदारों और बेजान में फ़र्क वाज़ेह करती है, वो ये कि ये सांस ले सकते हैं, टेक अ ब्रीथ। ठीक है, इसके बाद ये माहौल में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है कि सेल में होने वाली माहौल में होने वाली तब्दीली को जांचना और उसके बदले में रिस्पांस शो करना। ठीक है, वो कैसे? कि जैसे जैसे सूरज का रुख बदलता है इसी तरह सूरजमुखी का रुख भी बदलता रहता है। तो ये माहौल में एक क्या है? रिस्पांस है। हम गर्मियों में छाँव में बैठते हैं और सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं, तो ये भी क्या है? रिस्पांस की एक किस्म है कि हमने माहौल में तब्दीली जो आई है उसके ख़िलाफ़ हमने रिस्पांस शो किया है। ठीक है, तो ये मेन खसूसियात हैं जो क्या करती हैं? जानदारों और बेजान में फ़र्क वाज़ेह करती हैं। इसके बाद है इसकी रिलेटेड फील्ड्स, कि बायोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको हम उसकी शाखें भी कहते हैं, ब्रांचेस भी कहते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एक फील्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज़म और इन्वायरमेंट के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, माहौल और जानदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, उनके मुताले को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद दूसरी क्या फील्ड है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से क्या मुराद है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। किसी भी जानदार को एम्ब्रियो की स्टेज के ऊपर, जब जानदार बालिग हो जाता है उससे पहले जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है, उस स्टेज पर जानदारों को डिस्कस करना, वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से क्या मुराद है? फिजियोलॉजी से मुराद है फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं वो क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उनके मुताला को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, बियोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम जानदारों की शक्ल सूरत, फॉर्म और उनकी साख्त के मुताला करते हैं, उनको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। साख्त में, स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाती है, उनका मुताला किया जाता है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के मुताले को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। फिर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं? कि किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज़म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म बनना, किसी भी सादा ऑर्गेनिज़म से, जानदार से पेचीदा ऑर्गेनिज़म का बनना एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना? किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज़म से कम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा जानदारों का बनना थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस के वक्त के साथ साथ तब्दीली में, उसके ज़रिए जो कम्प्लेक्स जानदार पैदा होते हैं सिंपल ऑर्गेनिज़म से, इसे हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन का प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी किसे कहते हैं? फॉसिल्स के मुताला को। फॉसिल्स के मुताला को क्या कहते हैं? पैलियोबॉटनी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? कोई भी जानदार अगर मर जाता है तो उनके जिस्म की जो बाकियात होती हैं वो ज़ेर ज़मीन धंस जाती हैं, तो उन बाकियात को हम फॉसिल्स कहते हैं। अगर वो फॉसिल्स पौधों के हैं तो उनके मुताला को हम कहते हैं पैलियोबॉटनी। अगर वो जानवरों का है फॉसिल तो उसको हम कहते हैं पैलियोज़ुआलॉजी। ठीक है, पैलियोज़ुआलॉजी जानवरों के फॉसिल्स का मुताला, पैलियोबॉटनी पौधों के फॉसिल्स के मुताला को हम क्या कहते हैं? पैलियोबॉटनी। इसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जीन्स का मुताला होता है। स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्राम द पेरेंट्स टू ऑफ सप्रेंग, कि वालिदैन से औलाद तक, नस्ल तक मरूसी खसूसियात का ट्रांसफ़र का जो मुताला होता है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद है ज़ूओजियोग्राफी। ज़ूओजियोग्राफी से क्या मुराद है? ज़ूओ से मुराद है जानवर, जियो से मुराद है ज़मीन, ग्राफी से मुराद है तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन।
कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जानवरों के तकसीम का मुताला, कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका मुताला करना ज़ूओजियोग्राफी कहते हैं। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लें। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बियोलॉजी। बियोलॉजी क्या है? दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस से मुराद है लाइफ, लोगोस से मुराद है स्टडी करना। इससे क्या मुराद है? स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट क्या करते हैं? नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, और नॉन लिविंग जो हैं क्या असरात रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनका मुताला करते हैं। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम लाइफ को डिस्कस करते हैं। लाइफ की क्या डेफिनेशन है, ये बहुत मुश्किल से डिफ़ाइन होती है। इसको मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। ये जो बियोलॉजिस्ट हैं ये अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। उनके मुताबिक लाइफ जो है सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है, कि खसूसियात का ऐसा सेट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों और बेजान के दरमियान फ़र्क वाज़े करता है। तो वो कौन कौन सी खसूसियात हैं कि ये जो जानदार होते हैं ये सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ये हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनमें जीन्स पाई जाती हैं, जेनेटिक प्रोग्राम पाए जाते हैं, इनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज होती है, नज़म तरतीब होती है, ये ब्रीथ कर सकते हैं मतलब सांस ले सकते हैं, ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, माहौल में तब्दीली को जांच सकते हैं और उनके मुकाबले में रिस्पांस पैदा कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी फील्ड के हवाले से बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोलॉजी। इकोलॉजी से मुराद है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर ऑर्गेनिज्म। दूसरे नंबर पर एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिर है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, के शक्ल और साख्त का मुताला। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसके बाद है जेनेटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स। पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अगर पौधों के फॉसिल्स हैं तो पैलियोबॉटनी, अगर जानवरों के फॉसिल्स हैं तो पैलियोजोलॉजी। इसके बाद ज़ूओजियोग्राफी। ज़ूओजियोग्राफी से क्या मुराद है कि ज़ूओ से मुराद जानवर, जियो से मुराद ज़मीन, ग्राफी से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जानवरों की तकसीम का मुताला क्या कहलाता है? ज़ूओजियोग्राफी कहलाता है। फिर एवोल्यूशन, किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम एक और टॉपिक के साथ तशरीफ़ लेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने इसका सिर्फ ओवरव्यू लिया था, आज हम इसकी थोड़ी डिटेल देखेंगे। तो आज के लेक्चर में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पढ़ेंगे। इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल डिस्कस करेंगे, सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल और टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल तक हम आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और जितनी बेजान चीज़ें हैं, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स या मैटर, वो एक छोटे से यूनिट से मिलकर बनी होती हैं जिनको एटम का नाम दिया जाता है। तो ये जो एटम्स हैं ये छोटे से पार्टिकल्स का क्या होते हैं? मजमुआ होते हैं। वो पार्टिकल्स कौन से हैं? उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन का नाम दिया जाता है और न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह। तो एटम के दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम के दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर गर्दिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आइसोलेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, हमेशा ये क्या करते हैं? कंबाइन होकर रहते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
ये मॉलिक्यूल किस तरह बनाते हैं, ये आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड के ज़रिए बनाते हैं। वो या तो बॉन्ड आयोनिक हो सकता है या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर वगैरह, ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं कोवलेंट या आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए और मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल बनाते हैं। अगर मालिक्यूलर वेट के लिहाज से अगर इनकी टाइप्स देखें तो ये दो तरह के होते हैं, मैक्रो मालिक्यूल, ठीक है, जिनका ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर वेट लो होता है, वो कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी वगैरह, ये क्या हैं, मैक्रो मालिक्यूल। इसके बाद माइक्रो मालिक्यूल, ठीक है, वो कौन से होते हैं जिनका मालिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, वो कौन से होते हैं, प्रोटीन्स हैं, स्टार्च वगैरह हैं। अगर नेचर में इनकी टाइप्स देखें, ठीक है, नेचर में अगर इनकी टाइप्स को देखें तो कितनी टाइप्स हैं इसकी, नेचर में इनकी दो टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे ना पाए जाए, विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। उनकी एग्जांपल कौन सी है, वो कौन सी एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, ठीक है, ये ऐसे हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में इकट्ठे नहीं पाई जाती। इसके बाद ऑर्गेनिक कौन से कंपाउंड हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है इकट्ठे पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज के ले लें, C6H12O6, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, इकट्ठे पाई जाती है, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर बहुत सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म कंटेन नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, एडीपी हैं और एटीपी वगैरह हैं, ठीक है। आगे है सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल किसे कहते हैं, सेल जो है ये लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, लाइफ का क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये बड़ी मिकदार में मैनी नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सेल फॉर्म बाय द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। अगर इनकी टाइप के लिहाज से देखें तो सेल कितने किस्म के होते हैं, सेल दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन सा है, कि ऐसा सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड मतलब वाज़ेह न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, मतलब सेल के अंदर जितने भी उसके पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, उनके गर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद यूकैरियोटिक कौन सा होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर ऑर्गेनिज्म की भी दो कैटेगरी होती है, कितने किस्म के होते हैं ऑर्गेनिज्म, दो तरह के। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हूँ, इसमें एक ही सेल पूरी बॉडी के पूरे जिस्म के क्या कर रहा होता है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। मल्टी सेलुलर सेल किसे कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल पाए जाएं, वो क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इसके बाद ऑर्गेनेलीज पे आ जाते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या हैं, ऑर्गेनेलीज जो है स्मॉल स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर विद इन द सेल, सेल के अंदर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेली कहा जाता है। तो इनको दूसरा नाम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक सेल में इनकी कई तादाद होती है, मैनी इन नंबर होते हैं, ठीक है, और हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है, हर ऑर्गेनेली को सेल के अंदर उसका काम जो है तकसीम कर दिया जाता है, अलग अलग डिफरेंट क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कौन सी मिसालें हैं ऑर्गेनेलीज की, गाल्जी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम वगैरह है, ठीक है, डिफरेंट ये ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। सेल एंड ऑर्गेनेलीज के अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखें, ये एक सेल है, एनिमल का सेल है शायद, ये पूरा सेल है, तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, हिस्से पाए जाते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं। इन पार्ट्स को हमने कहा था ये क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑर्गेनेली हैं। ये गाल्जी बॉडीज़ है,
ये दरमियान में न्यूक्लियस है, ये इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम हैं, राइबोसोम वगैरह हैं, वैक्यूल वगैरह ये छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो ये क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं। ये पूरा सेल है, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं, हिस्से हैं, सब सेलर स्ट्रक्चर हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, ऑर्गेनेलीज का। इसके बाद है टिश्यू लेवल। टिश्यू किसे कहते हैं कि जब सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, आपस में अरेंज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बना देते हैं, और उसके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक उनका क्या होता है, मखसूस फंक्शन होता है। वो उनकी मिसालें क्या हैं, मसल टिश्यू हैं, ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, इनका काम है फैलना और सिकुड़ना, जैसे कि हमारे बाजू के मसल हैं, हमारे थाई मसल हैं। इसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यू, ये क्या काम करते हैं, सेक्रीशन का काम करते हैं हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, सेक्रीशन रतूबतें खारिज करते हैं। इसके बाद जैलम टिश्यू क्या करते हैं, वाटर कंडक्ट करते हैं, पानी की तरह सेल करवाते हैं और पौधों में सपोर्ट्स का काम करते हैं। फ्लैम टिश्यू क्या करते हैं, फ्लैम टिश्यू क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, ये जैलम और फ्लैम का ये क्या है, एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें जैलम और फ्लैम थोड़ा सा आपको दिखाया गया है। तो फ्लैम क्या काम करता है, खुराक की ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जैलम है वो पानी की तसेल करता है और प्लांट्स को सपोर्ट देता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 3। तीसरा हिस्सा हम आज इसका पढ़ेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और इकोसिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर। ऑर्गन क्या है, जब डिफरेंट टिश्यू जो कि रिलेटेड फंक्शन रखते हैं वो आपस में असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। तो ये जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टमक है, स्टमक जो है ये क्या काम करता है, खुराक को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन वाली जो खुराक होती है, डाइजेस्ट प्रोटीन फूड। इसके बाद ये इसकी बैरूनी बैरूनी लेयर होती है जिसको सेक्रेटरी एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करती है, और इसके अंदर तहें पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती है, ये मास्कुलर लेयर होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, ये मसल टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये फूड को मिक्स अप करती हैं, उसको मिक्स अप करती हैं, जैसे खुराक जो होती है थोड़ी सी ग्राइंड हो जाती है और नरम हो जाती है और डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो ये ऑर्गन किस तरह के होते हैं, एनिमल्स के अंदर ये थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं और डिफाइंड होते हैं, मतलब वाज़ेह होते हैं। ऑर्गन्स अगर प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स के अंदर ये सिंपल होते हैं और लेस डिफाइंड होते हैं। तो इसके अंदर ये जो रूट्स हैं ये क्या काम करती हैं प्लांट्स की, ये पौधे को फिक्स करती हैं। शूट क्या करती हैं, ये सपोर्ट करती है प्लांट को। इसके लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं। फ्लावर्स क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। अब यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, इसकी जो रूट्स हैं ये प्लांट को फिक्स करती हैं, गाढ़े रखती हैं। ये शूट सिस्टम है, मतलब तना, इसका लीव्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, पौधे को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। ये फूल है, फ्लावर्स हैं, ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। लीव्स इसकी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम पे आ जाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो एक ख़ास साख्त बना देते हैं, एक हिस्सा बना देते हैं, सिस्टम बना देते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टोटल फंक्शन एक ही प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये एक ऑर्गन है, ट्रैकिया है, ये एक ऑर्गन है, नाक है, ये एक ऑर्गन होता है, लेरिंक्स है, ये भी क्या है, एक ऑर्गन होता है। तो इस तरह एक ऑर्गन इकट्ठे होकर ये क्या बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं।
ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जो है एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और प्लांट्स के अंदर ऑर्गन फार्मेशन होती नहीं है। इसमें सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स ही टोटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या है, जब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में जॉइन करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो एक पूरे का पूरा जानदार बना देते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल है। इस इंडिविजुअल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी कोऑर्डिनेशन में होती हैं। कोऑर्डिनेशन से मुराद है बहमी राब्ते में होती हैं। बॉडी के किसी भी हिस्से पर कोई वर्क हो रहा हो तो तमाम सेल्स को पता होता है कि फ़लाँ हिस्से पर ये काम हो रहा है। इसे हम कहते हैं बहमी राब्ता या कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पर वर्किंग ऑफ मसल, ठीक है ना, जब कोई मसल वर्क करता है, मतलब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं वर्जिश वाला, उससे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है और इससे क्या होती है, रेस्पिरेशन, कि हमारा सांस भी फूल जाती है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये किसके कंट्रोल में होती हैं, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है, जो कि बॉडी में ग्लैंड कार्य करता है। आगे है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जब सेम स्पीशीज़ सेम टाइम में एक ही वक्त में सेम लोकेशन के ऊपर पाई जाए तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। एक ही स्पीशीज़ के अफराद जब एक ही वक्त में किसी एक जगह पर पाए जाते हों तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन पॉपुलेशन है। इसके अलावा राइस एंड फील्ड, राइट एंड राइस ऑफ फील्ड, कि किसी चावलों के खेत में चूहे की जो पॉपुलेशन होती है, स्पीशी होती है। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन लेवल है ये इंडिविजुअल लेवल से हायर है। हायर क्यों है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल में हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को देख रहे होते हैं। पॉपुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे जानदारों के एक ही स्पीशीज़ के गिरोह को देख रहे होते हैं। तो पॉपुलेशन के अंदर लेवल के अंदर हम इसके एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करते हैं कि इनकी कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट से मुराद इसकी खसूसियात वो कौन कौन सी हैं, कि इसके अंदर हम जीन फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि जीन की पॉपुलेशन के अंदर, स्पीशी के अंदर परसेंटेज कितनी है। जीन फ्लो के अंदर फ्लो भी देखते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर कॉमन जीन कौन सी है जो फ्लो कर रही है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी से क्या मुराद है कि आबादी किस तरह इनकी बढ़ रही है, इनकी तादाद में किस तरह इजाफा हो रहा है। और पॉपुलेशन प्रेशर भी देखते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर से क्या मुराद है कि आबादी बढ़ने के ऊपर इसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, ये होता है पॉपुलेशन प्रेशर। इसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहते हैं, जब डिफरेंट पॉपुलेशन सेम टाइम में सेम लोकेशन पर एग्जिस्ट करती हूँ, पाई जाती हूँ, तो वो क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। तो ये जो कम्युनिटी होती है डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, डायनामिक कलेक्शन किसे कहते हैं, कि जानवरों की तादाद में इजाफा होते रहना या घटते बढ़ते रहना, मतलब कम्युनिटी में तब्दीली आती रहना, ठीक ना, सेम ना रहना। वो किस वजह से हो सकता है, वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से हो सकता है, कंपटीशन की वजह से हो सकता है, खुराक के लिहाज से कंपटीशन की वजह से, या शेल्टर के लिहाज से, रिहाइश के कंपटीशन के लिहाज से कम्युनिटी में तब्दीली आती रहती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, तब्दीली है, किस बेस पे आती है, एबायोटिक फैक्टर, मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज, जैसे हमने कहा न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे पानी के वसाइल कितने हैं, खुराक के वसाइल, छाँव का वसाइल, साया ये कितना है, धूप कितनी है। तो ये उस पर डिपेंड करता है जानवरों की तादाद का कितना होना, घटना या बढ़ना। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है दो किस्म की होती है, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी कौन सी होती है, जो छोटी कम्युनिटी होती है, स्मॉल कम्युनिटी होती है, उसे हम सिंपल कम्युनिटी कहते हैं। ये जो सिंपल कम्युनिटी है ये थोड़ी सी भी माहौल में तब्दीली आ जाए तो इसके ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट डालती है, बुरे असरार डालती है, पूरी कम्युनिटी तबाह हो सकती है। और इसके बाद ये जो स्मॉल कम्युनिटी है, स्मॉल कम्युनिटी के बाद क्या है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। ये बहुत लार्ज होती है और इंटर रिलेटेड होती है, मतलब आपस में बहमी ताल्लुक़ में होती है। जानदार बड़ी कम्युनिटी में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, असरअंदाज हो रहे होते हैं, इन्हिसार कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे है एकोसिस्टम। एकोसिस्टम किसे कहते हैं, जब कम्युनिटी और उसके नॉन लिविंग थिंग्स आपस में राब्ते में हूँ, इंटर रिलेट कर रहे हूँ, तो वो क्या बनाते हैं, एकोसिस्टम बनाते हैं। कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग थिंग्स
इन सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है ना। कम्युनिटी और उसके नॉन लिविंग थिंग जो हैं आपस में उनका जो बाहमी राब्ता है वो क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। तो कम्युनिटी मतलब क्या है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ वो नॉन लिविंग थिंग के साथ किस तरह क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। हम छाँव में बैठते हैं, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है कि हम ठंडी हवा लेते हैं, गर्म हवा लेते हैं, हम पानी पीते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, हमें प्यास लगती है, हम रोशनी लेते हैं, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। कम्युनिटी ऐसे क्या है, इंटर रिलेट कर रही है। और जानदार आपस में भी इंटरेक्शन रखते हैं, जैसे कि प्रीडेशन है कि जानदार एक जानदार दूसरे जानदार को किल कर देता है और उसको खुराक के तौर पर खाता है। पैरासिटिज्म है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर रहता है और डिजीज़ काज करता है। वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड काज डिजीज़। इसके बाद कमेंसलिज्म है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, उसे कमेंसलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं, जब दोनों जानदारों को फ़ायदा हो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। कंपटीशन किसे कहते हैं, जब जानदार एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं, रिसोर्सेज कम हों और जानवरों की तादाद, ऑर्गेनिज्म की तादाद ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होता है, मुकाबला होता है जानदारों के दरमियान। तो जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो कंपटीशन जीत जाता है रिसोर्स के हवाले से। ये डायग्राम में बताया गया है कि म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल दी गई है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हिशरात है, हनी बी है, ये फूलों से नेक्टर लेती है और बदले में इसके पाँव के साथ, बॉडी के साथ पोलन ग्रेन चिमट जाते हैं। जब दूसरे फूल पर बैठती है तो पोलिनेशन का बायस बनती है। कमेंसलिज्म में हमने क्या कहा था, कमेंसलिज्म को कि एक जानदार को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे जानदार को ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। इसकी एग्जांपल है शार्क फिश के साथ एक छोटी मछली है, उसको रिमोराज कहते हैं। ये शार्क के साथ अटैच रहती है। ये क्यों रहती है, क्योंकि ये बड़ा जानदार है, इससे ये एक तरह की प्रोटेक्शन लेती है, हिफाजत लेती है, और जो ये खुराक ढूंढती है उसकी ये खुराक भी थोड़ी बहुत इस्तेमाल करती रहती है, इसको खुद खुराक नहीं ढूंढनी पड़ती। तो ये क्या है, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से क्या मुराद है, लाइफ ऑन अर्थ कि ज़िंदगी के ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को डिस्कस करना, जानवरों को डिस्कस करना क्या कहलाता है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस कहलाता है। तो जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो उनका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लार्ज साइज़ होती जा रही हैं। क्यों लार्ज साइज़ होती जा रही हैं, क्योंकि वो ओरिजिन से ही, जब से ये ज़मीन हमारे वजूद में आई है तब से वो इवाल्व कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। तो आज के मौजूदा दौर तक ये कई तादाद है, मैनी इन नंबर हैं, ठीक है ना। कई सारे जानवर हैं, कई लाख हैं, कई मिलियन जानदार आज तक हमारे वजूद में आ चुके हैं। तो बायोम किसे कहते हैं, बायोम कहते हैं लार्ज रीजनल कम्युनिटी। भी किसी भी इलाके में सबसे बड़ी जो कम्युनिटी होती है वो क्या कहलाती है, लार्ज बायोम कहलाती है, ठीक है। वो कैसे डिटरमाइन होती है, डिटरमाइंड बाई क्लाइमेट, के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, आब हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ की जो कम्युनिटी है, बायोम है, कितनी बड़ी है, ठीक है। उसमें कुछ ख़ास किस्म के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिनको स्टडी करने से हमें दूसरे पौधे और एनिमल्स के बारे में मालूमात मिलती है। सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट डिटरमाइन अदर प्लांट्स एंड एनिमल। बायोम को नाम क्या दिया जाता है, ये डिपेंड करता है वहाँ के पाए जाने वाले मेजर प्लांट्स या वहाँ पे इकोसिस्टम के जो फीचर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं, ठीक है ना। Biomes are named on the base of major type of plants or features of ecosystem, ठीक है। बायोम को किस बेस पे नाम देते हैं, वहाँ पे जो पौधों की बड़ी तादाद होती है उनके नाम पे, या एकोसिस्टम के जो खसूसियात होती हैं उसकी बेस पे उसको नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर टेम्परेट कोनीफर बायोम, ठीक है। टेम्परेट कोनीफर बायोम से क्या मुराद है कि ये ऐसे दरख्त होते हैं, प्लांट होते हैं जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठीक है ना।
अब इकोसिस्टम क्या है, वहाँ पे इकोसिस्टम का फीचर क्या है कि वहाँ का इलाका ठंडा है और पौधे वहाँ पे कोनीफर पाए जाते हैं। इस वजह से टेम्परेट कोनीफर बायोम का नाम इसे दिया गया है कि वहाँ पे पौधों के मेजर टाइप्स और फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम की बेस पे किसी भी हम क्या करते हैं बायोम का नाम देते हैं। इस तरह डेजर्ट बायोम है और वाटर बायोम है, फ्रेश वाटर बायोम, मैरीन वाटर बायोम, इस तरह मुख्तलिफ क्या हैं बायोम हैं। बायोम किसे कहते हैं? किसी भी इलाके में जो सबसे बड़ी कम्युनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोम का नाम देते हैं। इसके बाद है लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम। लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम, लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम से क्या मुराद है? एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जब से ये दुनिया बनी है तो मुख्तलिफ दौर में, टाइम में कौन कौन से जानवर महाराज वजूद में आते गए, उनको हम डिस्कस करते हैं लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम। ठीक है, ये कैसे डिस्कस होती हैं कि जैसे जब से दुनिया बनी है तो उसका एग्जैक्ट अंदाज़ा तो हमें नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट एस्टीमेट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? वो फोसिल्स को डिस्कस करते हैं, फोसिल को स्टडी करते हैं। फोसिल दरअसल क्या हैं? डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, के पुराने जो जानदार ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं उनकी बाकियात हैं। ठीक है, उनकी बाकियात हैं। ये जो बाकियात होती हैं, फोसिल्स होती हैं, ये किसी भी चट्टान की सूरत में मौजूद होती हैं, चट्टान के ऊपर नक्श हो जाती हैं। ठीक है, और साला साल उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ती रहती है, फिर इस तरह ज़ेर ज़मीन ये क्या हो जाते हैं? धंस जाते हैं और चट्टान की शक्ल में उसका एक निशान पड़ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फोसिल्स भी कह सकते हैं। ये जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म हैं वो कहता है ये मूव टू डीपर लेयर, पुराने जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे ये इस तरह को इसके ऊपर क्या है? निशानात और ज़्यादा पुराने होते जाएंगे डीपर लेयर में, मतलब मज़ीद ये ज़ेर ज़मीन चलते जाएंगे। तो ये जो एज ऑफ रॉक है ये डिपेंड करती है किसकी? एज ऑफ रॉक डिटरमाइंड बाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जब फोसिल कितना पुराना है ये कैसे डिपेंड होता है? क्योंकि जिस रॉक के ऊपर फोसिल का निशान है कि ये फोसिल कितना पुराना है, तो ये कैसे पता चलता है? वहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है ना, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हर बॉडी के अंदर कुछ आइसोटोप्स होते हैं रेडियो एक्टिव, जो ख़ास रेडिएशंस खारिज करते हैं। उनकी परसेंटेज को हम देखते हैं, परसेंटेज की बिना पर पता चलता है कि ये जो रॉक है इसके ऊपर जो नक्श है ये कितना पुराना है। ठीक है ना, ओल्डर जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पुरानी चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर थोड़े रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है ना, और जो न्यू होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो हम उन लेयर्स का क्या करते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं आपस में। इस तरह हमें किसी भी चट्टान का क्या करता है? उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा हाफ़ लाइफ का से भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फॉसिल्स का रिकॉर्ड मालूम कर सकते हैं। आगे है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से क्या मुराद है? ये जियोलॉजिकल टाइम मुख्तलिफ ज़मीनी अदवार में, दौर में, टाइम में कौन कौन से जानदार जो हैं वो इवाल्व होते रहे और नापैद होते रहे, तो उसको एक चार्ट की हालत में क्या किया गया है? बयान किया गया है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये बुक में थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगेगा, तो मैंने इजी करके यहाँ पे बनाया है, तो आप इसको तवज्जो से सुनिएगा। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है ये इसके मुख्तलिफ ईरा हैं, दौर हैं। ठीक है ना, ईराज़ हैं, और ईराज़ के अंदर छोटे छोटे पीरियड्स हैं, मतलब टाइम के वक्फे हैं, वक्त है, फ़लाँ यार भाई इतने अरसे तक यहाँ पे रहा, और यार कितने साल वगैरह, और इसमें कौन कौन से प्लांट महाराज वजूद में और कौन से एनिमल महाराज वजूद में। पहला जो एरा है उसे हम कहते हैं सीनोज़ोइक एरा। ठीक है ना, सीनोज़ोइक एरा, इसमें दो पीरियड हैं, क्वार्टनरी और टर्शनरी। क्वार्टनरी पीरियड के अंदर ये तकरीबन 70 मिलियन ईयर पहले का है। इसमें प्लांट कौन से महाराज वजूद में आए थे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो फूलदार पौधे हैं, वो महाराज वजूद में आए थे। और एनिमल्स कौन से थे? बर्ड्स हैं, मेमल्स हैं और इंसेक्ट वगैरह, ये डोमिनेंट हुए थे। इसके बाद दूसरा है मीज़ोज़ोइक एरा। ठीक है ना, मीज़ोज़ोइक एरा में कौन कौन से हैं पीरियड्स हैं? क्रेटेशियन पीरियड है, जुरासिक पीरियड है और ट्रायसिक पीरियड है। ठीक है,
क्रेटेशियस पीरियड जो है ये 135 ईयर एगो का है, मिलियन ईयर एगो का। इसमें कौन से चीज़ तब्दीली हुई थी? इसमें जो डायनासोर थे ये एक्सटेंट हुए थे, नापैद हुए थे। इसके बाद जरासिक पीरियड ये 180 मिलियन ईयर एगो का है। इसमें जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं बग़ैर फूलदार, जिसको प्लांट हम कहते हैं, गैर फूलदार प्लांट, वो हमारा वजूद में आते डोमिनेंट हुए थे। और यहाँ पे इस दौर में एनिमल्स में से डायनासोर भी डोमिनेंट थे। इसके बाद है ट्राइसेक पीरियड। ट्राइसेक पीरियड 255 मिलियन ईयर एगो का है। इसमें क्या थे? बर्ड्स, मेमल्स और डायनासोर इवाल्व हुए थे। ठीक है ना, बर्ड्स, मेमल्स और डायनासोर जो है ना इवाल्व हुए थे, ये हमारा वजूद में आए थे। ठीक है। इसके बाद है तीसरा एरा जिसको पैलियोज़ोइक एरा कहते हैं। पैलियोज़ोइक एरा के जो पीरियड्स हैं उसमें पर्मियम पीरियड, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड हैं। ठीक है ना। पहला है पर्मियन पीरियड, ये 270 मिलियन ईयर एगो का है। इसमें क्या हुए थे? डिवर्सिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की जो डिवर्सिफाई हुई थी, रेप्टाइल जो है ये हमारा वजूद में आए थे उस दौर में, ये डोमिनेंट हुए थे। कार्बोनिफेरस जो है ये कौन सा एरा है? ये एरा है 350 मिलियन ईयर एगो का। इसमें क्या हुए थे? डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल, गैस। ठीक है ना। इसमें ऑयल और गैस जो है इसके सेडिमेंट्स जो है ना वो नीचे से मिले थे ज़ेर ज़मीन, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। रेप्टाइल्स भी इवाल्व हुए थे। और ओरिजिन ऑफ सीड प्लांट, सीड प्लांट जो हैं, बीजदार पौधे जो हैं, ये भी ओरिजिनेट हुए थे। आगे है डिवोनियन पीरियड जो कि 400 मिलियन ईयर पहले का है। इसमें क्या तब्दीली आई थी कि फास्ट एम्फीबियन और रेप्टाइल जो हैं ये हमारा वजूद में आए थे। सिल्यूरियन पीरियड ये कौन सा है? ये 440 मिलियन ईयर एगो का है। इसके अंदर क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ वीसी प्लांट्स, मतलब वास्कुलर प्लांट जो हैं ये ओरिजिनेट हुए थे। और ओरिजिनेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड जो हैं जो जोरदार टांगों वाले सेगमेंटेड बॉडी वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारा वजूद में आए थे। इसके बाद है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन किसे कहते हैं? जो 500 मिलियन ईयर एगो का पीरियड है उसे ऑर्डोविशियन कहते हैं। ये जिसके अंदर क्या हुआ था? फास्ट वर्टिब्रेट जो जालस फिश है ये हमारा वजूद में आई थी। ठीक है ना। इसके बाद है कैम्ब्रियन पीरियड, ये 6 मिलियन ईयर एगो का है। इसके अंदर क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ ऑल मेजर फैला, इसमें बड़े बड़े जानदारों के जो फैलम हैं वो ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है। चौथे नंबर पर एक एरा है उसे हम कहते हैं प्रोटियोजोइक एरा। प्रोटियोजोइक एरा में क्या हुआ था? तो ये तकरीबन 2000 मिलियन ईयर एगो का है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई थी? इसके अंदर एज ऑफ फिंजाई एंड एल्जी, कि एल्जी और फिंजाई जो है ना ये इवाल्व हुए थे, हमारा वजूद में थे। ओरिजिन ऑफ एनिमल एंड प्लांट इंसेस्टर प्रोटिस्टा, कि इसके अंदर जो प्लांट और एनिमल के इंसेस्टर हैं, अबाव अजदाद हैं, प्रोटिस्टा, वो हमारा वजूद में आते हैं। प्रोटिस्टा किसे कहते हैं? जो जानदारों की खसूसियात भी थोड़ी बहुत रखता हो और जानवरों की खसूसियात भी रखता हो और प्लांट की खसूसियात भी रखता हो। तो प्रोटिस्टा में यूग्लिना है जो अगर रोशनी मिले तो फोटोसिंथेसिस करता है, अगर रोशनी ना मिले तो ये क्या करता है? हेटरोट्रॉफ की तरह अपनी खुराक हासिल करता है। इसके बाद और क्या तब्दीली आई थी इस दौर के अंदर? फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अरोज। ठीक है ना। पहला प्रोकैरियोटिक जानदार जो था वो अराइज हुआ था तकरीबन 3000 मिलियन ईयर एगो। और ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ के इसे एस्टिमेट लगाया जाता है कि ज़मीन जो है या पूरे अर्थ है ये हमारा से वजूद में आई थी। ठीक है। इसके बाद है फाइलेटिक लीनेज। फाइलेटिक लीनेज किसे कहते हैं? फाइलेटिक से मुराद है एवोल्यूशनरी, लीनेज से मुराद है अरेंजमेंट। ठीक है। अरेंजमेंट, एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट या एवोल्यूशन से निकला है कि वक्त के साथ साथ एक जो तब्दीलियाँ आई हैं जानदारों में उनकी तरतीब, अरेंजमेंट, उसको फाइलेटिक लीनेज का नाम दिया जाता है। ठीक है। आज तक जो मौजूदा जानदार हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं वो हैं 2.5 मिलियन, तकरीबन 25 लाख के करीब हैं। लेकिन 5 से
30 मिलियन बाकी हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो अभी डिस्कवर नहीं हो सके। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं ये जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, इनकी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि किसी भी जगह या ज़मीन के ऊपर जानदारों की तादाद और इकसाम जो पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैरायटी का नाम देते हैं। तो अगर हम इसकी फाइलेटिक लिनेज की डेफिनेशन देखें कि एक इसकी अथेंटिक डेफिनेशन क्या बनती है, वो कहता है ये अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है। ठीक है ना टूटने वाली तरतीब है, सीरीज़ है जो कि अरेंज होती है, तरतीब पाती है इंसेस्टर टू ऑफ स्प्रिंग, जो कि अबव अजदाद से औलादों तक शुरू होती है। ठीक है ना, अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, ना टूटने वाली सीरीज़ है, अरेंज फ्राम, तरतीब पाती है अबव अजदाद से ऑफ स्प्रिंग तक, जिसके अंदर ईच लेटर स्पीशीज़ इवॉल्व फ्राम स्पीशीज़ दैट वाज इमीडिएटली प्रोसीडेड, जिसके अंदर हर नई आने वाली स्पीशीज़ अपने से पहले से मौजूद स्पीशीज़ से माराज वजूद में आती है। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है? फाइलेटिक लिनेज है। मतलब स्पीशीज़ की ना ख़त्म होने वाली अनब्रोकन स्पीशीज़ तरतीब है जो अबव अजदाद से औलादों तक जाती है, जिसके अंदर हर नया आने वाली स्पीशीज़ जो है पहले से मौजूद स्पीशीज़ से माराज वजूद में आती है। इसे हम कहते हैं फाइलेटिक लिनेज। तो ऑर्गेनिज़म जो है, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं ये कॉमन ओरिजिन रखते हैं। सारे जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं इनके आबाओ अजदाद कहा जाता है कि वो सेम थे। तो ये कैसे पता चलता है? फॉसिल्स के हवाले से, फॉसल को स्टडी करके। लेकिन कुछ फॉसल ऐसे भी हैं जैसे कि सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज़म होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म की बॉडी बिल्कुल नरम होती है और वो किसी चट्टान के ऊपर नक्श नहीं हो सकती, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है, नो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनिज़म। इस वजह से हमें उनकी कोई मालूमात नहीं है। इस वजह से अभी तक 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज़म जो हैं ये डिस्कवर हो सकती हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म जो ऐसे भी हैं जिनका हमें अभी तक पता भी नहीं है, वो डिस्कवर नहीं हो सके। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद हम अगले लेक्चर में बियोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें बियोलॉजिकल से क्या मुराद है? बियोलॉजिकल से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिज़म। ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि मेकअप, जानदारों का मेकअप। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जानदार जो हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, उसे हम कहते हैं बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जानदारों की बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंपली इनको डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके हम क्या बना लेते हैं? लेवल्स बना लेते हैं। इसको मुख्तलिफ स्टेजेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो ऑर्गेनिज़म हैं बेसिकली किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं? ये मुश्तमिल होते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर पाए जाते हैं। और कुदरती तौर पर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? उनकी तादाद है 92 तक पाए जाते हैं। और जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स। ठीक है, और उनकी कितनी नंबरिंग है? वो तादाद में कितने होते हैं? वो तादाद में होते हैं 16। ठीक है, कुदरती तौर पर 92 और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और उनकी तादाद कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है ना, तो बायो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसे एलिमेंट्स से मुख्तलिफ होती हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? पूरे जानदारों की बॉडी का मास बनाते हैं। इनमें से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, जो कि 99% मास बनाते हैं। ठीक है, कितना बनाते हैं? 99% बॉडी का मास बनाते हैं। उसमें क्या है? ऑक्सीजन 65 है, कार्बन
18% है, और इसके अलावा हाइड्रोजन जो है 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% है। तो बाकी जो जितने भी हैं, बाकी रिमेनिंग जो 10 हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 1% बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, कितना बनाते हैं? 1% बॉडी मास बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पोटासियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर, मैगनीज़, जिंक और आयोडीन वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इसका थोड़ा आज हम इंट्रो पढ़ते हैं, डिटेल हम इंशाल्लाह इसकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जानदारों को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्योंकि हम पहले सिंपल लेवल पे आते हैं, फिर इसके बाद उसके अगला कम्प्लेक्स लेवल, फिर इस तरह हम सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का पेचीदा है। ठीक है, जानदारों के अंदर क्या हो रहे होते हैं? बहुत सारे नंबर ऑफ मतलब क्या हो रहे होते हैं? प्रोसेस हो रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ऑर्गेनिज्म के अंदर और क्या क्या हो रहा होता है? काफ़ी सारे रेगुलरिटी मैकेनिज़्म हो रहे होते हैं। ये जो रेगुलरिटी मैकेनिज़्म हैं ये जानदारों के अंदर उनकी साख्त और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनको मेंटेन्स करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर कि वो लेवल कौन कौन से हैं, उसका हम जस्ट इंट्रो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? जिनके अंदर एटम के छोटे छोटे ज़रात पाए जाएँ, जिनको हम क्या कहते हैं? वो कौन से ज़रात हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वगैरह है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ये क्या है? सब एटॉमिक लेवल है। इसके बाद आता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल क्या करते हैं? ये जानदारों का एटॉमिक आइटम होता क्या है? दरअसल एटम ये स्मॉल यूनिट होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है ना, और एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एटम 3 चीज़ों से, जैसे हमने पीछे पढ़ा, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन के से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल। ये जो एटम हैं ये आइसोलेट फॉर्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये क्या करते हैं? कंबाइन हालत में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं? कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, लिपिड्स है, या हमारी बढ़ने के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? पानी है, H2 और O2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? H2O, वाटर बनता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो इस तरह एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके बाद है सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल। सेल किसे कहते हैं? सेल से मुराद है ये बॉडी का या ज़िंदगी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? ऑर्गेनेली जो है ये क्या है? इस सेल का छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना, सेल का क्या होता है? ये पार्ट होता है। जैसा कि सेल के अंदर छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज़ हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस वगैरह है। ये क्या है? ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। इसके बाद टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू जो है सिमिलर सेल का, ठीक है ना, एक जैसे सेल का गिरोह होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर नर्वस टिश्यू है, प्लांट्स के अंदर जैलम टिश्यू है, फ्लैम टिश्यू है। ऑर्गन किसे कहते हैं? सॉरी, यहाँ मैंने ऑर्गन सिस्टम लिख दिया है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन। ठीक है ना, ऑर्गन पढ़ेंगे। तो टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन आता है। तो ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सीवरल टिश्यू। ठीक है ना, कई टिश्यू का 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कई टिश्यू आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? ऑर्गन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। ये किन, और इसके अलावा और कौन सा है? आँख एक ऑर्गन है, लेग एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम से मुराद है जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन जो हैं वो कंबाइन होते हैं। ठीक है,
दो या दो से ज़्यादा जब आर्गन कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम किन आर्गन का मजमू होता है, ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आर्गन है, उनका मजमुआ होता है, ठीक है। इसके बाद इंडिविजुअल लेवल आता है, जब आर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो पूरे का पूरा जानदार बना देते हैं, ठीक है ना। पूरे का पूरा क्या बना देते हैं, जानदार बना देते हैं, होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे हम कहते हैं ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल है। इसके बाद है स्पीशीज़ लेवल। स्पीशीज़ लेवल किसे कहते हैं, जब सिमिलर और इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म का जो गिरोह होता है एक जैसे, और इंटरब्रीडिंग से क्या मुराद है, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हूँ और उनकी जो जनरेशन है, औलाद हैं, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो स्पीशीज़ में आता है। इनमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्पीशीज़ लेवल बनाते हैं। इसके बाद क्या है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़। जब किसी ख़ास वक्त में एक जगह पर एक ही स्पीशीज़ के अफराद रह रहे हूँ तो वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। इसके बाद है कम्युनिटी किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जब एक जगह के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज़ रह रही हूँ तो वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर जंगल में शेर भी रहता है, हिरन भी रहते हैं, चमगादड़ें, परिंदे, घास, दरख्त, सब कुछ होता है। तो ये क्या है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो उनका जो गिरोह होता है उनको हम क्या कहते हैं, ये कम्युनिटी बनाते हैं। इसके बाद है एकोसिस्टम किसे कहते हैं, कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, ठीक है ना। कम्युनिटी से क्या मुराद है कि जानदार जितने भी स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके इर्द गिर्द का जो बेजान माहौल होता है उसे हम कहते हैं ये क्या है, एकोसिस्टम होता है। उसमें क्या आ जाता है, पानी भी बेजान है, हवा है, टेम्परेचर है, छाँव है, धूप है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, एकोसिस्टम बनाती हैं। इसके बाद है बायोस्फीयर किसे कहते हैं, ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। अब वो कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर जानदार रहते हैं, खुश्की पर देखें तो अर्थ है, ठीक है ना। इसके बाद पानी में भी रहते हैं, वाटर या ओशियन या रिवर वगैरह, ठीक है ना, उसके अंदर क्या रहते हैं, जानदार रहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जानदार रहते हैं इस पूरे अर्ज पर, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, बायोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल हैं। इसमें है सब एटॉमिक लेवल, इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल, इसके अंदर ऑर्गेनेली छोटी छोटी दिखाई हुई हैं वैसे उन्होंने। टिश्यू लेवल है, टिश्यूज़ के बाद आर्गन लेवल है, आर्गन के अलावा आर्गन सिस्टम लेवल है जिसमें बॉडी सिस्टम्स आ जाते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, पूरे का पूरा जानदार बना देते हैं। जब एक ही सिमिलर जानदार जब एक जगह पर रह रहे होते हैं, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन क्या करती है, अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अफराद एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे कि हाथी हैं, इसके बाद ये दरख्त हैं, यहाँ परिंदे हो सकते हैं, यहाँ और जानवर, शेर हो सकता है, इस तरह ये क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी के बाद क्या आता है, एकोसिस्टम, ठीक है ना। एकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, ठीक है, मतलब जितनी भी स्पीशीज़ जानदार पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका नॉन लिविंग जो सराउंडिंग्स होती है, बेजान चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एकोसिस्टम कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद एकोसिस्टम क्या है, बाद क्या आता है, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर जानदार रहते हैं वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ये अर्थ भी हो सकती है, ये वाटर भी हो सकता है, पानी पे भी रह सकते हैं जानदार, और खुश्की पर भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी हैं, जो इससे रिलेटेड शोबे हैं, उनकी हम डिटेल आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है
मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। इसके बाद इसका अगला कौन सा शोबा है? इसके बाद है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी के बाद इसका अगला शोबा कौन सा है? माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी के बाद फ्रेश वाटर बियोलॉजी। फ्रेश वाटर बियोलॉजी के बाद इसका अगला शोबा कौन सा है? मैरीन वाटर। मैरीन वाटर बियोलॉजी। मैरीन वाटर बियोलॉजी के बाद शोबा कौन सा है? उसे हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के बाद है ह्यूमन बियोलॉजी। ह्यूमन बियोलॉजी के बाद कौन सा शोबा है? सोशल बियोलॉजी। सोशल बियोलॉजी। सोशल बियोलॉजी के बाद कौन सा शोबा है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक का शोबा है। तो ये रिलेटेड फील्ड्स हैं बियोलॉजी की जो बियोलॉजी से मुंसलिक हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, एनवायरमेंटल बियोलॉजी, इसके बाद फ्रेश वाटर बियोलॉजी, मैरीन वाटर बियोलॉजी, और इसके सोशल बियोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी, ह्यूमन बियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। ये मुख्तलिफ शोबे हैं जो अटैच हैं बियोलॉजी के साथ, जिनमें हम उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। बारी बारी इनकी हम थोड़ी डिटेल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी किसे कहते हैं? जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उनके अंदर हम सेल्स को देखते हैं, ऑर्गेनेलीज को देखते हैं। तो ये जो सेल्स और ऑर्गेनेलीज किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेली कौन कौन सी हैं? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। ये सारी चीजें जो हैं किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं, उन मॉलिक्यूल को स्टडी करना ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद इसकी दूसरी फील्ड कौन सी है? इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी कौन सी होती है? जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, किस लिहाज से स्टडी करते हैं? कि वो माहौल के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ किस तरह रिलेट करते हैं, उनका किस तरह बहमी रिलेशन है, या हम ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बियोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। वहां पे वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो बनता है वो कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलाप से। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नॉन लिविंग चीजें हैं।
और इसके बाद ऑक्सीजन भी खारिज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो एनिमल इस्तेमाल करते हैं, वो भी माहौल के हिस्सा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसके बाद तीसरा इसका कौन सा पोर्शन है, वो है मैक्रोबियोलॉजी, कि मैक्रोबियोलॉजी किसे कहते हैं, मैक्रोबियोलॉजी। मैक्रोबियोलॉजी के नाम ही से जाहिर है, मैक्रो से मुराद है छोटा, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से दिखाई ना दे सकें वो क्या कहलाते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो मतलब बियोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला किया जाता है, वो क्या कहलाती है, मैक्रोबियोलॉजी कहलाती है। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंजाई वगैरह, ये किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इनको स्टडी करना, इनकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना, इनके साइकिल को इसमें डिस्कस करना, ये सारा किस चीज में आ जाता है, मैक्रोबियोलॉजी में आ जाता है। इसके बाद और कौन सी चीज है, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी किसे कहते हैं, ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, पैरासाइट और लॉजी, ठीक है, पैरासाइट और लॉजी। पैरासाइट से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। लॉजी से क्या मुराद है, लॉजी से मुराद है स्टडी करना। तो इसमें हम कह सकते हैं पैरासाइट के मुतालिक को स्टडी ऑफ पैरासाइट, ये क्या कहलाती है, पैरासिटोलॉजी कहलाती है। तो पैरासिटोलॉजी में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं कि ये बीमारी किस तरह फैलाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, इनका लाइफ हिस्ट्री वगैरह क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर बियोलॉजी। फ्रेश वाटर बियोलॉजी क्या किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, फ्रेश वाटर से मुराद है जो पानी रिवर में या लेक्स में, नदी नालों में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। तो उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं, उनके मुताले को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बियोलॉजी, ठीक है। तो कौन कौन से जानवर पाए जा सकते हैं, उनके अंदर फिश पाई जाती है, फ्रॉग पाया जाता है, तो इनका मुताला जो है, और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, तो उनके मुताले को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर बियोलॉजी। इसके अंदर हम उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को देखते हैं। फिजिकल और केमिकल पैरामीटर से क्या मुराद है, फिजिकल से मुराद है उसके बॉडी से मुतालिक कि इसकी हाइट कितनी है, ये दिखते कैसे हैं। केमिकल से मुराद उनकी जो बॉडी कंपोनेंट्स हैं वो किस चीज से, किन केमिकल से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद है मैरीन बियोलॉजी। मैरीन बियोलॉजी किसे कहते हैं, कि बियोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सी एंड ओशियन के अंदर जो लाइफ पाई जाती है, जिंदगी पाई जाती है। सी कहते हैं छोटे समंदर को, ओशियन हम कहते हैं बड़े समंदर को। इनके अंदर जितनी भी लाइफ पाई जाती है उनको डिस्कस करना क्या कहलाता है, मैरीन बियोलॉजी कहलाता है। तो कौन कौन सी लाइफ पाई जाती है सी एंड ओशियन के अंदर, उनके अंदर शार्क पाई जाती है, उनके अंदर वेल पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जानदार पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन बियोलॉजी। ह्यूमन बियोलॉजी किसे कहते हैं, नाम ही से जाहिर है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन, जिसमें हम क्या करते हैं, इंसान का मुताला करते हैं, उनके लाइफ के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी सांस का मुताला करते हैं, उसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स के फंक्शन, उनके अंदर जितने निज़ाम चल रहे हैं सब का मुताला करते हैं, वो क्या कहलाती है, ह्यूमन बियोलॉजी कहलाती है। इसके बाद है सोशल बियोलॉजी। सोशल बियोलॉजी किसे कहते हैं, सोशल बियोलॉजी से मुराद है जितने भी जानदार रह रहे हैं वो आपस में उनका सोशल बिहेवियर किस तरह है, क्योंकि जानदार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं,
कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, जानदार आपस में मिलकर, क्योंकि मुख्तलिफ स्पीशीज पाई जाती हैं, तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ जो जानदार हैं वो आपस में किस तरह रिलेट करते हैं, उनका आपस में बिहेवियर किस तरह का है, इसको हम कहते हैं सोशल बियोलॉजी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन को ले लें, इंसान, ठीक है, तो इनका माशरे में क्या बिहेवियर है। सोशल बिहेवियर से क्या मुराद है कि इनकी फैमिली के अंदर इनके कैसे रिलेशन हैं, या फ्रेंड्स के साथ इनके कैसे रिलेशन हैं। इस तरह हर स्पीशीज पे ये अप्लाई होता है कि उनके अपनी कम्युनिटी लाइफ में, सोशल लाइफ में आपस में क्या रिलेशन है, तो इसे हम कहते हैं सोशल बियोलॉजी। तो एक आखिरी इसका पॉइंट रह गया है, उसे हम कहते हैं बायोटेक, या इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना किसके लिए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन, ये क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और वो इंसान को फायदा देते हैं। हम ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और इंडस्ट्री में उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है, कारआमद मादे हासिल किए जा सकते हैं और वो इंसान के बेनिफिट्स के लिए होता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, इससे क्या बनती है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे इंसुलिन बनाई जाती है। इंसुलिन बनाई जाती है। इंसुलिन किस काम आती है, ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको एक बार फिर रिवर्स कर देते हैं। बियोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पर हमने जिसको डिस्कस किया था वो है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी किसे कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, वो किन मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनको डिस्कस करना मॉलिक्यूलर बियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी से क्या मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग के थिंग्स के साथ किस तरह रिलेशन रखते हैं, किस तरह डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने फोटोसिंथेसिस के इसमें एग्जांपल दी थी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटल बियोलॉजी की मिसाल है। इसमें जो H2O और CO2 हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। इसके बाद और क्या हमने डिस्कस किया था, इसके बाद हमने डिस्कस किया था माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी किसे कहते हैं, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला किया जाए। बैक्टीरिया जिसके अंदर आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाती हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर बियोलॉजी। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, रिवर और लेक्स में जो पानी पाया जाता है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, ताज़ा पानी कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, जो लाइफ पाई जाती है उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर बियोलॉजी कहलाता है। मरीन वाटर बियोलॉजी, सी एंड ओशियन के अंदर जो लाइफ पाई जाती है उनका जो मुताला कहलाता है वो क्या कहलाता है, मरीन बियोलॉजी। इसके बाद है ह्यूमन बियोलॉजी। ह्यूमन बियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ मैन, जिसके अंदर ह्यूमन का मुताला किया जाता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमन बियोलॉजी कहलाती है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट, के पैरासाइट किसे कहते हैं, the organism which live on the body of other organism and harm the organism, मतलब ऐसे जानदार जो दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। तो उनका मुताला क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासिटोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये फैलते किस तरह हैं, उनका लाइफ साइकिल, कि इनकी लाइफ का दौरानिया कितना होता है और किस तरह ये अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, रिप्रोडक्शन साइकिल।
इसके बाद है सोशल बियोलॉजी। सोशल बियोलॉजी क्या है कि बियोलॉजी की वो शाख जिसमें एनिमल का सोशल बिहेवियर डिस्कस किया जाता है। सोशल बिहेवियर से क्या मुराद है कि उनका अपनी फैमिली के अंदर या दूसरे किसी और फर्द, दूसरी स्पीशीज के फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, किस तरह वो आपस में रह रहे हैं, वो क्या कहलाता है, सोशल बियोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन का अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ किस तरह का रिलेशन है, इसको हम कहते हैं सोशल बियोलॉजी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे।